जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी द्वारा आयोजित मोबाइल सेफ्टी कार्यक्रम और साइबर जागरूक सेमिनार होटल रेस्टर सिलेक्ट में हुआ। इसमें राजेंद्र सिंह आईपीएस पुलिस कमिश्नर जोधपुर कमिश्नरेट सानिध्य थे और मुख्य वक्ता जयराम मुंडेल, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर अमृता एस दूधिया, साइबर क्राइम इंटरवेंशन ऑफिसर नेशनल सिक्योरिटी डाटाबेस आईएसएसी दिनेश टांगी, उप निरीक्षक पुलिस साइबर थाना आयुक्तालय पुनीत गहलोत, सहायक प्रोग्रामर साइबर थाना आयुक्तालय ने साइबर क्राइम रोकने के उपाय बताए हैं। वैसे मैं उमेद क्लब चेयरमैन भी हूँ और हैंडीक्राफ्ट ट्रेड को रिप्रेजेंट करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में 16,000 के करीब एक्सपोर्टर हैं। उनकी एक संस्था है ईपीसीएच, उसके 18 डायरेक्टर होते हैं, उसमें से एक मैं हूँ। राजस्थान में 2 डायरेक्टर होते हैं। अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। देश सुरक्षित है सेना के हाथ में, शहर सुरक्षित है पुलिस के हाथ में। पुलिस जब कुछ करना चाहती है तो उस कार्य को करके दिखा देती है। वो चरितार्थ हमारे वाले केस में हुआ। मैं जोधपुर से बाहर था, मेरे पार्टनर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप जोधपुर आए। मैंने कहा क्या हुआ? उस समय उसने मुझे बताया कि मेरे साथ इस तरह फ्रॉड हो गया है। मैं तत्काल 2 रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों से मिला जो मेरे परिचित थे। उसके बाद हम लोग एसपी महोदय के पास पेश हुए। पुलिस ने बहुत जल्दी त्वरित गति से कार्य करते हुए बोला कि हमारे पास साधन है पर अकाउंट्स की इतनी जानकारी नहीं है, आप अपने अकाउंटेंट को हमारे पास बिठाओ। मैंने पुलिस को पहली बार इतना नजदीक से देखा कि उन दिनों में मैं पुलिस के पास करीब 15 दिन तक रहा। सबसे पहले तो मैं सत्यमेव जयते परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का, आपसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैसे राजीव जी ने 2-4 दिन पहले हमें कहा कि आना है, ये कार्यक्रम है, पर 2 दिन पहले हमारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस था पुलिस मुख्यालय से। तो साइबर से रिलेटेड जो स्टेट को हेड करते हैं डीजी साहब, उनकी तरफ से भी ये निर्देश था कि भाई इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो है अवेयरनेस का प्रोग्राम। जितना आप लोगों को अवेयर कर पाएंगे वही हमारी अल्टीमेट पूंजी होगा इस चीज़ में। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का कि आपने आकर के हम लोगों को इंटरेक्ट करने का ये मौका दिया। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो नया कानून है, बड़ा तेज़ी से कोई भी कानूनविद बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो कोई भी जब कानून बनता है ना या नया कानून आता है, वो बेसिकली मेरा ये मानना है कि वो समाज का कहीं ना कहीं जो चीज़ चलती है उसका रिफ्लेक्शन होता है। ये जो आईटी का कानून बना, ये बेसिकली आईटी की जो प्रॉब्लम्स थी उनको लेकर के बना। कानून बनता है, उस पर कानून पे जब इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम करती है तो कहीं ना कहीं वो जो प्रवृत्ति है, गलत चीज़ है, वो नियंत्रित भी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। चाहे भले ही आप कोई सा भी कानून ले लीजिए देश का, तो जब उस पर इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने मजबूती से काम किया है तो नियंत्रण होता है। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कितना मन से काम करते हैं। ये जो कानून है इसके बारे में मैं आईटी एक्ट, खासकर जो हम साइबर से रिलेटेड बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईटी एक्ट में बहुत सारी हम लोगों ने, अगर केस रजिस्ट्रेशन की बात करें, जो मुकदमे दर्ज होते हैं आईटी के, वो बेसिकली सही पिक्चर नहीं होती, क्योंकि लोग आईटी एक्ट के अलावा दूसरे हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है पुलिस की, उसके कारण दूसरे सेक्शंस में कर लेंगे और गलियाँ निकाल देते हैं। बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसका फील्ड बड़ा ही व्यापक हो गया है। चाहे भले ही आंकड़े इस बात को सपोर्ट करें कि नहीं करें, सीधे सीधे हमारे कमिश्नरेट की बात मैं कर रहा हूँ, पर देश के आंकड़े इस बात को सपोर्ट करते हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, जो साइबर का पोर्टल है जिस पे हम लोग सब अपनी परिवार दर्ज कराते हैं,
उसमें हजारों की संख्या में जोधपुर कमिश्नरेट की शिकायतें पेंडिंग। हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं कि भाई ध्यान देते तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ढंग से हम बेटर काम कर पाते। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि ये फील्ड आज जो हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें आज की परिदृश्य में देश में सबसे चैलेंजिंग अगर कोई चीज़ है तो साइबर का जो कानून, साइबर से रिलेटेड फ्रॉड, साइबर से रिलेटेड जो भी चुनौतियाँ वो है। आप जो पहला आपने सेंटेंस लिखा है मोबाइल सेफ्टी, तो देखिए मोबाइल आज की डेट में अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं कहता हूँ आपका जो रिवॉल्वर पिस्टल है उस तरह की बात है। आपके पास रिवॉल्वर होता है, पिस्टल होता है, जो लाइसेंसधारी हैं या नहीं है तो समझते हैं कि भाई मैं सुरक्षित हूँ, मेरे पास पिस्तौल, ये पिस्टल है। दूसरा, वो उसका मनोबल ऊंचा रहता है कि मेरे पास पिस्तौल है। दूसरा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होता है। वो सारी चीज़ें मोबाइल में भी है। मोबाइल आपके पास है, परेशानी में हो गए तो तुरंत कंट्रोल को बता दो। मोबाइल आपके पास है, पैसे का पेमेंट करना पड़ेगा, पेटीएम, रुपए, जो भी व्हाटएवर, आप उससे कर दोगे। और जैसे हथियार की आप सुरक्षा करते हो अपने वेपन की, उसी तरह से मोबाइल की भी सुरक्षा करते हो। आपका मोबाइल 2 मिनट भी इधर उधर हो जाएगा तो आपको टेंशन हो जाएगी भाई कहाँ चला गया। और यही चीज़ हमारे हथियार के लिए भी लागू है। जो हथियार है भाई पिस्टल, रिवॉल्वर, पुलिस वाले या दूसरे लोग रखते हैं कि भाई हथियार इधर उधर हो जाए तो उनकी बिल्कुल मतलब मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, कहाँ रह गया पिस्टल। तो आज की डेट में आप समझ सकते हैं कि ये जो मोबाइल है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देश में जो साइबर से रिलेटेड फ्रॉड है और किस गति से बढ़ रहा है, इसको समझने की ज़रूरत इसी तरह से है जैसे दूसरे अपराध हैं। कमिश्नरेट में अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो हम मानते हैं जैसे ड्रग में जो गति है वही चीज़ साइबर में भी है। ड्रग्स की गति को आप समझने का, मैं इसको कोरिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसकी गंभीरता को समझिए कि एक नया ड्रग आया है एमडी करके। आपको हैरानी होगी कि 2020 में जोधपुर के अंदर कोई एमडी का एक भी केस दर्ज नहीं होता था। इसका मतलब कोई भी आदमी एमडी का कंजम्पशन नहीं कर रहा था जोधपुर में 2020 में। 21 में फर्स्ट टाइम 21 में 3 केस दर्ज हुए केवल एमडी के। और आज ये स्थिति है कि आज हमारा जो टोटल मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जोधपुर कमिश्नरेट में 150 के आसपास, उसमें से लगभग 20 से 25% एमडी के हो रहे हैं। मतलब आप समझेंगे कि इसकी गति बिल्कुल स्टीप एकदम। आप सोचिए कि जो नए क्राइम है उसकी गति बहुत तेज़ी से है। ये हमें सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है जो साइबर में, ड्रग्स में, जो हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस पे हम कंट्रोल केवल और केवल कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं अवेयरनेस से। और साइबर में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफेंस है, चोरी हो गई और लूट हो गई, कोई बात हो गई। दूसरा, किसी के साथ मारपीट हो गई, मर्डर, लूट, डकैत, जो भी आपके ऑफेंसेज है, उसमें कहीं ना कहीं आदमी आपसे इंटरेक्ट कर रहा होता है। कोई आदमी आपके पास आ रहा है या किसी ने किया है, उसको आप जानते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये मुझे पुश कर गया या और कुछ इसने कर दिया। बट इस केस में आपके सामने कोई आदमी नहीं आ रहा होता है। जो आदमी जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है वो आदमी पता नहीं हिंदुस्तान में बैठा है कि दूसरे मुल्क में बैठा है, आपको पता ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो देखिए साइबर फ्रॉड में कोई भी घटना होती है, वो घटना 90% हमारी ग्रीड के कारण होती है। मतलब हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हाथों हाथ या रातों रात जो भी है वो हम लोग लखपति, करोड़पति, अरबपति बनते हैं। तो ये जो ग्रीड फैक्टर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मेहरबानी करके कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा, इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो और भी इम्पोर्टेंट है। के साथ शुरुआत करूँगी। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। आदरणीय सीपी साहब ने अभी यही बात कही, जागरूकता ही सबसे बड़ा उपचार है। राजीव जी ने भी अभी यही कहा कि हम अभी कितनी भी संख्या में हो, आगे कितनों तक पहुँच जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ज़रूरी क्यों है? पुलिस, सरकार अपना काम कर रही है, पर हर जागरूक व्यक्ति एक साइबर सोल्जर है जो कि हमारे देश की साइबर सिक्योरिटी में अपना योगदान दे रहा है। आज आपके
आपकी मेरी हमारी जो आइडेंटिटी है वो आप अगर बैंक में जाएंगे तो बैंक का चेहरा नहीं पहचानता, बैंक ईमेल आईडी जानता है, बैंक हमारा फ़ोन नंबर जानता है। आज की तारीख में हम इंटरनेट से इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि इससे दूर नहीं हो सकते। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है उसी तरह से क्रिमिनल्स के काम करने का तरीका भी बेहतर हो रहा है। पर अच्छी बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात यह है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हम लोगों में है उतना हम लोग बचे रहेंगे। शुरुआत में मैं आपके साथ कुछ रियल एग्जाम्पल्स शेयर करना चाहूँगी जो महज जागरूकता के ज़रिए या फिर जानकारी होने के ज़रिए कि अगर मैं शिकार हो गई साइबर क्राइम के तो मुझे किस रास्ते जाना है, कितनी बड़ी सहायता बन सकती है। पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रही हूँ। लेमन ट्री होटल्स नाम सुना है? ये एक बड़ी होटल है, चेन है। ये केस है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, किसी ने देखा है? आप जब भी कोई एरिया को सर्च करते हैं तो नीचे फ़ोन आता है, डायरेक्शन आते हैं, वेबसाइट आता है। इनकी विमल नगर पुणे ब्रांच जो है, इसकी गूगल प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। हुआ क्या, कोई भी व्यक्ति ने जब वहाँ पे कॉल किया तो एक बड़ा ही इनोसेंट सा व्यक्ति उस होटल का रिसेप्शनिस्ट बन के कॉल करके एडवांस बुकिंग ले रहा था। पीपल हैव लॉस्ट अप टू 4,000 और 4,000 जितनी मामूली रकम एडवांस हम दे लेते हैं या उससे भी ज़्यादा 1.26 लाख तक लोग गवा चुके हैं। चूक कहाँ हो गई इसमें? हमने डबल चेक नहीं किया कि मैं जिस नंबर पे कॉल कर रहा हूँ वो क्या। अच्छा, ट्रू कॉलर पे जब गए तो ट्रू कॉलर में भी लेमन ट्री आ रहा है। और हमने एक और चूक कहाँ कर दी, सामने वाले व्यक्ति ने OTP मांगा और मैंने OTP दे दिया। क्यों? ब्रांड है। क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं और इतना ज़्यादा भेड़चाल चल रही है तो हमें लगता है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है। इन लोगों ने जब रिपोर्ट किया, अगेन सही तरीके से रिपोर्ट करने से दी विक्टिम्स गॉट द मनी बैक और उनको काफ़ी सहायता मिली। केस 2, रिक्रूटमेंट एजेंसीज। आजकल आपने और मैंने देखा है जॉब का प्रलोभन देखे, जैसे अभी जिक्र भी हुआ था, प्रलोभन, लालच, ये एक बड़ी चीज़ है जिससे हम साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी, मैं आपके सामने फैक्ट्स ही पढ़ रही हूँ। एक कंपनी है जिसने शिपिंग कंपनी है जिसने अपनी इंस्टाग्राम पे हायरिंग फॉर ट्रेनीज का एडवर्टाइजमेंट दिया और वहाँ से कैप्टन सुमित का कॉल आता है और वो आपको बोलते, आपका प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं, प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस होता है और वो आपसे 90,000 रुपये मांगते हैं एज सर्विस चार्ज। अब क्या ऐसा है कि ये जो विक्टिम है जो इसमें काम करना चाह रहे थे, ट्रेनीज इन नेवी, क्या वो अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे? उन्होंने सावधानियां भी बरती। अब देखिए क्या क्या सावधानियां बरती। सबसे पहले उन्होंने RPSL नंबर ऑफ कंपनी, जो एक यूनिक लाइसेंस है जो इशू होता है DG शिपिंग कंपनी से, सारी रजिस्टर्ड क्रूइंग एजेंसी को, वो चेक किया, सही था। उसके बाद उन्होंने चेक किया फॉर्म A, जो डिटेल्स जिसमें डिटेल्स लिखी होती हैं सी फेयरर्स की, वो भी सही था। फिर उन्होंने क्रॉस चेक किया DG शिपिंग सिस्टम से और फ़ोन कॉल्स अरेंज कराए भाई मेरे सीनियर से और कैप्टन स्मिथ जो बोल रहा था कि आप बात करिए, देखिए भाई ये सही है या नहीं। ओके, फिर उसने कहा मैं आपका मुंबई ऑफिस विजिट करना चाहता हूँ, बट कारणवश समय की कमी की वजह से वो मुंबई ऑफिस विजिट नहीं कर पाए। अच्छा, उसके बाद जब तक वो सूरत पोर्ट पे नहीं पहुंचे तब तक उन्होंने फी नहीं दी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने फीस दी है और कैप्टन स्मिथ और रिक्रूटिंग एजेंट उसके बाद गायब है। केसेस ये भी होते हैं, जागरूकता के होने के बावजूद भी कई बार हम शिकंजे में फंस जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में समझदारी है कि हमें पता हो किन पॉइंट्स पे कनेक्ट करना है, कहाँ पे कंप्लेंट फाइल करनी है और किस तरीके से करनी है। एज एन इंटरवेंशन ऑफिसर या आप एक जागरूक सिटीजन हैं, जो इस केस में हम लोगों ने किया था वो था कि
सबसे पहले हमने डीजी शिपिंग कंपनी से कांटेक्ट किया, उनको ईमेल की। उसके बाद जो नॉटिकल सर्वे कैप्टन डैनियल जोसेफ हैं उनको सारी बात बताई एंड दे अग्रीड टू सपोर्ट। कहने का मतलब सरकार, पुलिस, हर एक जना हमारी सुरक्षा के लिए हमारे सपोर्ट में बैठा है, बशर्त है कि हम सही तरीके से अप्रोच करें, सही तरीके से कदम उठाएं। आपके सामने एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये बहुत ही कॉमन है फेडेक्स का। फेडेक्स कंपनी की तरफ से आपको एक मोबाइल पे कॉल आता है, 9 डिजिट नंबर से कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपका एक कंसाइनमेंट है जो कि ताइवान, कनाडा या कंबोडिया जा रहा था और वो पुलिस ने बीच में रोक दिया है। आप सबने सुना होगा। अच्छा, उसमें आपके पासपोर्ट है, क्रेडिट कार्ड है, ड्रग्स है? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा पार्सल ही नहीं है। अच्छा, आपका नाम ये है क्या? आपका आधार कार्ड नंबर ये है क्या? आपका फ़ोन नंबर ये है क्या? हाँ, ये मेरा नंबर है। आपने ही किया है? नहीं, मैंने नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। अच्छा, अब वो व्यक्ति, अच्छा मुझे लगता है आप फ्रॉड